हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिमांड 3 स्टैटिक जी के एयरफोर्स के लिए, तो उसका वीडियो लेकर आ गए। आई होप कि वॉइस सब बढ़िया होगी अभी, है ना। ऑलमोस्ट सब डन है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सोच रहे हैं इस वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो उसके लिए लिखते जाना ईच एंड एवरीथिंग इज मस्ट फॉर यू। हमने बहुत ही कंसाइज रखने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हमने हटाई भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की हैं। तो कोशिश करना कि सब कुछ लिख डालो, जो भी रिलेट हो पाए वो सब कुछ लिखते जाना। और कुछ चीज़ें होंगी जो इस बार न्यू ऐड की, कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस से उठाई हैं, तो बाद में मिलती रहेंगी। जहाँ जैसा मिलता रहे तुरंत ऐड करते रहना, और हम लोग कोई पूरा कनेक्ट करते हुए नहीं चलेंगे, बिल्कुल जो आएगा वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे, याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखो, चलिए ये इतना होता है। अभी रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, स्टेट्स। चल मेरा ओके। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, हाईलाइटेड पेन कर लेते हैं, इसका ब्लू कलर कर लेते हैं, देन गो। ओके ना, तो देखो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, स्टेट्स दैट पासिस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, देखो मान लो ऐसे कोई इंडिया अपना एक हम अपनी डायग्राम बना रहे हैं, तो इंडिया के इधर से हल्का से इधर से एक लाइन पास करती है, जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ। ओके ओके, अब 23.5 नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 23.5 नॉर्थ को क्या बोलते हैं, 23.5 नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक लेटीट्यूड है, ये लेटीट्यूड है जो इंडिया को डिवाइड करता है, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में करता है, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये देखो इधर से भी क्रॉस हो रहा है, एमपी से भी हो रहा है क्रॉस। तो अब ये किसने स्टेट से पास होता है, 8 से, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये इतने स्टेट से पास होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कहा। याद रखना ये मिजोरम है, अगर कोई ट्रिक कोई बनाता भी है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ट्रिक भी बनाने की कोशिश करें, तो मिजोरम है ये, मेघालय नहीं है एम से, या फिर मणिपुर नहीं है ना, मिजोरम है, याद रखना। और त्रिपुरा आता है। ओके नो, अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग पास, इसे हम लोग हटा देते हैं ना। अब आता है, जब हम लोगों ने 23.5 की बात की है, तो हम लोग देख लेते हैं 6 डिग्री चैनल क्या करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के एके से, इंडोनेशिया जो जगह है उसके एके से, एक जगह है, प्रांत है उसका, उससे डिवाइड करता है। अगर ये निकोबार है ऐसे करके, ये है ना छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हैं इधर साइड, तो यहाँ पर निकोबार है, इनको 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अब 6 के ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के ऊपर 8 9 10 और ऐसे करके ऊपर आते हैं, तो 23.5 भी आया होगा, है ना, जो हम लोगों ने अभी बात की वो वाला। तो इसे हटा देते हैं। ओके हाँ, तो 6 डिग्री क्या करता है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया याद करो, इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। 7 डिग्री का कोई ऐसा पॉपुलर है नहीं, तो हमने उसका मेंशन नहीं कर रखा है। 8 डिग्री का क्या है, इंडिया एंड मालदीव्स को ये डिवाइड करता है। 9 डिग्री का क्या है, 9 डिग्री मिनिकॉय आइलैंड और काल्पेनी आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड एंड काल्पेनी आइलैंड को सेपरेट करता है। ये भी कोई इतना मस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है 10 डिग्री वाला। 10 डिग्री क्या करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। देखो अंडमान एंड निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार है। देखो इधर देखो बताते हैं, ये अपना इंडिया है ना, इधर पे नहीं है, इधर पे नहीं है, इधर पे कहीं है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये काफ़ी आइलैंड टाइप के हैं। अब ये मान लो 2 बड़े से आइलैंड हैं जिनके ऊपर बाकी सब आइलैंड हैं। तो अगर ये ऊपर वाला हम लोगों का क्या है, ऊपर वाला हम लोगों का है अंडमान,
और नीचे वाला है निकोबार। तो निकोबार को अंडमान से कौन सा पैनल बोले चैनल, इसे हम हटा देते हैं, चैनल सेपरेट करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। ओके, अब अगला आता है एक 49 पैरेलल, इसे बोलते हैं 49 पैरेलल बोलते हैं ना, 49 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं। वो किसको करता है? यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। और यूएसए और कनाडा के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है उसका नाम भी यही है 49 पैरेलल। याद रखना, ये चीज़ नोट कर लो। इंडिया, यूएसए एंड कनाडा के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी 49 पैरेलल के नाम से ही है। ओके, आप देखो कुछ वैली हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों के सिलेबस में है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली वैली हम लोग के पास क्या है? केरला है, केरला में वैली आती है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली वैसे ये फ्लावर्स के लिए ये भी आती है। साइलेंट वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स नीचे है। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है जो केरला में है। अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है। वैली ऑफ स्पाइसेस केरला में, सभी पता। सिलिकॉन वैली या फिर वैली ऑफ सिलिकॉन कहाँ पर है? अगर इंडिया की बात की जाए तो बेंगलुरु में है, और अगर वर्ल्ड की पूछ दिया जाए तो कैलिफोर्निया में है। अगर वर्ल्ड की में पूछ दिया जाए तो कैलिफोर्निया में। ओके, गॉट इट। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। आप देखो, इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा था डांस से रिलेटेड, तो डांस से हमने कोशिश की है कि मोस्टली डांस लिख लें, बाकी अगर जो भी छूटे होंगे तो फिर हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। देखो यूपी के डांस कौन कौन से हैं? नौटंकी है, रासलीला और कथक है, ये इंपॉर्टेंट है। नौटंकी, रासलीला और कथक, ये 3 डांस यूपी के इंपॉर्टेंट डांस है। मध्य प्रदेश में कौन कौन जाने जाते हैं? जावरा, मटकी, खड़ा नाच। हाँ, वो खड़ा नाच करके है वो। अभी देखो इंडिया डाइवर्स है, तो डाइवर्स चीज़ें मिलेंगी, नॉर्मल सी बात है। ये हम लोगों की यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस जो कि इंडिया में पाई जाती है, डाइवर्सिटी। जेएनके का मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाला। जेएनके में कौन कौन मिलेगा? जेएनके में मिलेगा लौफ और हिकत। हिमाचल प्रदेश में झोरा, दमन और महासू। सॉरी अगर हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट है ना। ओके, नाउ उत्तराखंड में कौन कौन मिलेगा? यूटी जहाँ पर लिखेंगे ना, तो यूटी या यूके लिखें तो उत्तराखंड है। ओके, ये सबसे गहर वाली, ये तो सभी को पता है ना। ये एक हमारा दोस्त है अनुराग, सभी जानते, बहुत मोटिवेशनल है। हम कभी उसकी देखो टेली पे लिंक शेयर करेंगे, बहुत मतलब ये ऑलमोस्ट पैरालाइज। उसका जो वो है ना, मतलब नहीं बोलना चाहिए उसे, वो दिव्यांग है। मतलब देखो इसको भी थोड़ा सोचो। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ड होता है ना, ये इसका मतलब देखो, इसका अगर हम लोग इसे ब्रेक करें तो क्या होता है? दिव्य का मतलब गॉड, और अंग का मतलब पार्ट, गॉड का पार्ट होते हैं। ऐसे लोग हमेशा गॉड के पार्ट होते हैं, तो कभी भी उनका ये ना सोचना कि ये कैसे हैं या फिर क्या है, वो हमेशा गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना। अभी अगला चलते हैं हम लोग, उसका हम शेयर करेंगे कभी, है ना, किसी दिन, या फिर हम उसका लिंक उसमें भेजेंगे। ट्रूली इंस्पिरेशनल। ओके, कुमाऊनी और काजरी। पंजाब के क्या है? भांगड़ा, सभी पता है। गिद्धा एंड भांड। अगला आता है हरियाणा का झूमर, फग और लूर। गुजरात का गरबा, डांडिया और डांडिया रास। गुजरात का डांडिया रास। असम का बिहू, सभी को पता है, बिच्छू और नाग डांस। झारखंड का फगुआ, झूमर। केरला का काईकुट्टिकली, और ये सिर्फ कथकली होगा। कथक था यूपी का, याद रखना, कथक था यूपी, कथकली है केरला का, मोहिनीअट्टम। ओके, उड़ीसा का क्या है? घुमारा और मुनारी। तमिलनाडु का कोलट्टम और कावड़ी। राजस्थान को घूमर, सभी पता है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे स्टेट एंड देयर सीएम। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर के, कहाँ गए ये, यहाँ से 21 के बाद से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पूछता है। अब हमने कहा सभी लिख लेते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट का पूछ सकता है तो किसी का भी पूछ सकता है, तो हमने कहा सभी लिख लेते हैं।
तो हम सभी लिखते हुए चलते हैं। चल, यूपी के कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ जी, इनको कौन भूल सकता है, ये जार लेजेंड सर। एमपी के मामा शिवराज चौहान, है ना, मामा शिवराज, ओके, इसी लिखते हैं, मामा शिवराज हैं एमपी में। बिहार में नीतीश कुमार, राजस्थान में अशोक गहलोत जी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मनोहर लाल जी। ये सभी हम सीएम की बात कर रहे हैं, ओके, वहाँ पर जो सीएम है। पंजाब में भगवत मान, अभी पंजाब का शायद पूछा था लास्ट टाइम, पंजाब का पूछा था कि कौन से सीएम बने हैं अभी, ओके, एयरफोर्स वाले में। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, और आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गोवा के प्रमोद सावंत, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के बसवराज बोम्बई, केरला के पिनरई विजयन, ओके। अगला कौन है? महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र का इस बार हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकली कुछ अनस्टेबिलिटी हुई थी इससे, है ना, तो ये इस बार इम्पोर्टेंट थोड़ा है। उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं। तमिलनाडु के एम के स्टालिन, है ना। वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, असम के हेमंत बिस्व शर्मा। अभी एक फैक्ट बताते हैं, असम के लोग जो है ना हेमंत बिस्व शर्मा को कहते हैं कि ही इज आर योगी आदित्यनाथ जी। हमने अभी रिसेंटली लास्ट सितंबर में विजिट किया था जब असम, तो वहाँ पर लोग कहते थे कि ही इज आर योगी आदित्यनाथ जी, मतलब वो हमारे स्टेट के योगी आदित्यनाथ जी हैं, ओके, बस बता दिया ऐसे। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं, याद रखना, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से अब इम्पोर्टेंट है, एन बीरेन सिंह। मेघालय के कोनराड कोंगल संगमा, मिजोरम के पूजोरम थंग, और नागालैंड के एक सेकेंड हम इसे हटा देते हैं, ओके, नागालैंड के निफ्यू रियो, सिक्किम के पीएस गोले, त्रिपुरा के मानिक साहा, और आंध्र प्रदेश के पेमा खंड। हाँ ठीक है, ओके। नाउ अभी चलते हैं आगे। दिल्ली के सभी पता है, आर लेजेंड अरविंद केजरीवाल जी, है ना, ओके। और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। चलिए अभी हो गया इतना। नाउ अब ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो इसे हम लोग कैसे करेंगे। ये देखो, ये पूछ देता है कि ये कंट्री का कैपिटल क्या है, इसका करेंसी क्या है। तो हमने करेंसी अभी नहीं लिख रहा है क्योंकि करेंसी में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो करेंसी का हम एक छोटा सा जिसकी भी इम्पोर्टेंट है हम उसका बनाकर डाल देंगे, है ना, आगे अभी। बट अभी हम लोग सिर्फ कैपिटल देखते जा रहे हैं। अभी देखो बहुत सारे होंगे जो हम याद नहीं होंगे, हम लोगों को बहुत सारे कंट्री होंगे जो याद नहीं होंगे, बट याद देखो अगर मोस्टली याद कर लिए जो इम्पोर्टेंट है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेटिंग तो एमसीक्यू पेपर में मस्ट होता है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा अभी अगले आते हैं हम लोग इसके ऊपर, तो थोड़ी सी कम नहीं होगी क्या, फिक्स है, ओके चलिए। हाँ तो थाईलैंड, सबसे पहले थाईलैंड हम लोग का जो कैपिटल है वो क्या है, बैंकॉक है। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश का ढाका, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया हमने दोनों एक साथ लिखे, इसीलिए देखो हमने क्यों लिखे दोनों साथ, हम बता देते हैं। देखो ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस है, ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री। याद रखना, ऑस्ट्रिया जब एल नहीं आएगा तो उसकी कैपिटल होगी वेना, और जब ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ये कैनबरा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया वो वाला है कोरल लीफ वाला, है ना, याद रखना, ठीक है। तो अभी हमने एक साथ लिखा, जापान का टोक्यो है, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की सियोल है, म्यांमार की नायपीटाओ है, और तुर्की है। अभी इसका नाम ये नहीं रह गया है, देखो तुर्की, पहले हम लोग लिखते थे तुर्की,
तुर्की नहीं रह गया, इसका नाम अभी तुर्की हो गया है, नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया। वहाँ पर शायद इसका ये कोई बर्ड का नाम था तुर्की, तो वो डिफेम करता था शायद, ऐसा कुछ इन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपना अपील डाला तो उसको एक्सेप्ट कर लिया लास्ट ईयर जुलाई में ये किया था, हमें याद है 26 जुलाई नहीं 24 या 25 को ये खबर आई थी कि ये लोग अपना नेम चेंज कर लें, उसके पहले इसी आसपास में आया था, है ना। ओके नाउ अभी चलते तुर्की है कि क्या है, अंकारा है। ओके और साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया और केप टाउन दोनों हो सकता है। अब कैसे दोनों हो सकता है ये भी दिमाग में आना चाहिए। देखो अगर वो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है तो प्रिटोरिया है, और वैसे जनरल में क्या है केप टाउन है, तो याद रखना कोई भी दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो दोनों याद रखना बस। चिली की सेंटियागो है, सीरिया की डेमेस्कस है ये DAMASCUS, ओके डेमेस्कस है, ठीक। इसको भी हटा दो जरा, ओके हाँ। कजाकिस्तान की क्या अस्ताना, अभी इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, पहले इन्होंने अस्ताना था, फिर उसके बाद एक नया नाम रखा, फिर उसके बाद अस्ताना कर दिया, ओके डबल नाम किया अभी कुछ ही दिनों पहले, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया थोड़ा सा। अभी इजराइल का क्या है, जेरूसलेम, ये जो सभी को पता है जेरूसलेम, ओके। कंबोडिया फ्नोम पेन, मोरक्को की रबत, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, नॉर्वे की ओस्लो, पोर्टुगल की लिस्बन, हमें पोर्टुगल की इस बार लग रहा पूछ देगा पता नहीं क्यों, कतर की दोहा, सर्बिया की बेलग्रेड, सोमालिया की मोगाडिशु, स्पेन की मैड्रिड, श्रीलंका की कोलंबो, ताइवान की ताइपी, ये भी इम्पोर्टेंट है ताइवान की, क्योंकि अभी रिसेंटली क्लैशेस हुए थे, चाइना ने बहुत सारे क्लैशेस करने की कोशिश की थी। यूएई की अबू धाबी, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, वियतनाम की हनोई, ओके इतना हो गया। अभी कहाँ जा रहे हैं भाई, अभी थोड़े नाम खत्म कर रहे हैं, देखो अभी तो शुरू हुआ है, अब पूरा सब कुछ नोट करते चलना है ना, नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ, देखो फिर तो हमने भी कह दिया भूल जाओ, है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितना लिखेगा उतना ही उसको आएगा। जिम्बाब्वे की क्या हरारे है, यूक्रेन की कीव है, यूक्रेन की इम्पोर्टेंट हमेशा से अभी रहेगी ना, रसिया की मॉस्को है, ब्राज़ील की रियो है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा बता चुके हैं, भूटान की टिम्पू है, कनाडा की ओटावा बता चुके हैं, नेपाल की काठमांडू बता चुके हैं, अफगानिस्तान की काबुल है, लिख लो, चाइना की बीजिंग है, जापान की टोक्यो बता चुके हैं, ईरान की तेहरान है, सऊदी अरेबिया की रियाद है, थाईलैंड के बैंकॉक बता चुके, डेनमार्क की कोपेनहेगन लिख लो, ओके। अभी चलते आगे नेक्स्ट, आप देखो हम लोगों ने अभी देखा था कि इंडिया का हम लोगों का मैप कैसा आता था, ऐसे ऐसे करके कुछ मैप आ रहा है, तो ये जो नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का, कुछ साउदर्न पॉइंट होगा, है ना, कुछ ईस्टर्न सबसे मोस्ट पॉइंट होगा, कुछ इधर का सबसे मोस्ट पॉइंट होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट है वो कितना है 37 डिग्री फिक्स 37 डिग्री है, ये जो नॉर्दर्न पूरा पॉइंट है ये 37 डिग्री क्या लैटिट्यूड है, याद रखना। देखो अब हम बता ही देते थोड़ा सा, इधर की जगह है क्या, हाँ इधर पे है, देखो लेट सपोज ये हम लोगों की अर्थ है, तो अर्थ में ऐसे 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 ये अर्थ के आसपास पूरी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और कुछ ऐसी होंगी ऐसे 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 करके इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब ये जो सर्कल बनाती हैं ये ऐसे करके ये बनाती, ये वाली भी पूरी सर्कल, ये वाली भी पूरी सर्कल ये बनाती हैं, ये वाला जो बनाएंगी इसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, LATTITUDE, स्पेलिंग से देख लेना क्योंकि हमने उसमें मिक्स करके लिख दिया है, सॉरी। अभी लैटिट्यूड, और जो ये होती हैं सॉरी ये जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ओके। हम आगे की स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जो लैटिट्यूड होती हैं वो कितने, देखो लैटिट्यूड क्या होंगे, ऐसे 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 करके होंगी, तो लैटिट्यूड तो ये देखो ऐसा बनाएंगे, फिर ये वाला पूरा ऐसा सर्कल बनाएगी, ये वाला बनाएगी, ये वाला बनाएगी, ये वाली बनाएगी,
तो लैटीट्यूड हम लोगों के आते हैं कितने, 181। 181 मतलब अभी बता दो, थोड़ा सा इसमें जूम करो या फिर हम दूसरा फिगर बना लेते हैं। देखो ये अर्थ हो गई, एक यहाँ पर जा रहा होगा 0 डिग्री, इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब इक्वेटर होगा। 0 डिग्री लैटीट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ओके, 0 डिग्री लैटीट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर कितना होगा, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर पोल पे पहुँच जाएंगे। सभी को पता है इधर पे एक पोल होता है, इधर पे पोल होता है ना, ये तो चीज़ पता ही है ना। एक नॉर्थ पोल होगा, एक ये साउथ पोल होगा, पता है ना। कहते हैं पोल पर ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ तक ये कितने होंगे, यहाँ पर 90 होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे, 90 90 90 180, और ये 0 वाला कितने हो गए, 181 हो गए। तो ये हो गए हम लोगों के 180 लैटीट्यूड। ओके, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, वो होते हैं 360। 360 कैसे, वो देख लो। बनेगा नहीं क्या, हाँ बन जाएगा। ये देखो, तो ये ऐसे करके पूरा सर्कल होंगे, और वो कितने होंगे, ये देखो अर्थ के आसपास पूरे बनाएंगे। ऐसे करके ऐसे इधर साइड बनाएंगे, इधर साइड भी बनाएंगे, इधर साइड भी बनाएंगे, इधर साइड भी बनाएंगे, ऐसे पूरे घूमेंगे। तो कितने होंगे, 360 होंगे। इमेजिन करो थोड़ा बॉल को, कोई एक बॉल को इमेजिन करो, ऐसे होगा ना, तो 360 पूरे होते हैं। ओके, अब जो 0 डिग्री होता है, इसका वाला जो 0 डिग्री होगा है ना, वो वाला 0 डिग्री क्या कह जाता है, IST कहते हैं उसे। IST नहीं कहते उसे, हम लोग GMT कहते हैं, सॉरी। IST तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कहते हैं, GMT बोलते हैं। GMT कहाँ से आ गया भैया, तो सुनो GMT कहाँ से आ जाएगा। GMT का फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच और मीन एंड टाइम। अब ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम एज ए रेफरेंस में लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, लेटर सपोज यहाँ पर दिन के सुबह के, जैसे अभी जो टाइम हो रहा है, आई डोंट थिंक सो, हम दिखाना चाहिए, दिखा देते हैं। अभी टाइम हो रहा होगा 1 या 2 बज रहे होंगे रात के। तो अगर 1-2 घंटे पहले जाए तो सुबह के 12 बज रहे होंगे, मतलब दिन रूल चेंज होने वाला। तो अपने यहाँ पर जब यहाँ पर ग्रीन विच मीन टाइम पे 12 बजेंगे सुबह के, ग्रीन विच मीन टाइम पे सुबह के 12 बजेंगे, मतलब 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, 12 AM लिख देते हैं ना। तो अपने यहाँ क्या होगा, 5:50 AM हो रहा होगा। क्या कहने की कोशिश कर, 5:50 नहीं यार, अरे 2%, कोई बात नहीं, 5:50 नहीं, 5:30 AM। अपने यहाँ कितना हो रहा होगा, अपने यहाँ हो रहा होगा 5:30 AM। अपने यहाँ कितना हो रहा होगा, 5:30 AM। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे आगे चल रहे हैं। सोचो, वहाँ पर अभी 12 बजे हैं, हम लोगों के यहाँ सुबह 5:30 बज चुके हैं, उसी दिन के, पीछे वाले दिन के नहीं, उसी दिन के। ऐसा बताते हैं। मान लो कहीं पर ये ग्रीन विच मीन टाइम जो है वो लंदन से पास होता है। लंदन है, लंदन मतलब UK, इंग्लैंड वाला, वहाँ से पास होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मान लो सुबह के 7 बजे हैं, तो अपने यहाँ दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मीनवाइल हम लोग फ्यूचर में हैं, बिल्कुल फ्यूचर में। हम लोग लंदन से, इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे हैं। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ में IST जो है, IST इलाहाबाद से निकलता है। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, नैनी से पास करता है इलाहाबाद के। अभी सुना होगा ना, नैनी जेल में एक महाराज थे, हाँ, उससे लिव इट, हाँ। तो IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमें यहाँ से आ रहा, बड़ा अच्छा चीज़ है ये। एक बार हमें लगता है शायद पूछा था कहीं पर, शायद मॉक टेस्ट वगैरह में पूछा होगा, तो फिर कहीं पे देखो। अभी हमने बताया यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस होता है, बताया ना। साउदर्न पॉइंट अभी नहीं, उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, साउथ मोस्ट पॉइंट। अब इतना जब डिस्टेंस है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे हो रहा कुछ, सोचो ये ये हम लोग अर्थ है, यहाँ से यहाँ से ग्रीन विच टाइम की जो रे है 0 डिग्री पास हो रही हो, और हम लोग यहाँ पर हैं।
मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ इसी की वजह से वो 5.5 घंटे हम लोग आगे हो गए। समझ पा रहे हैं कुछ? मीनवाइल 0 डिग्री से हम लोग जब कुछ आगे बढ़ गए हैं, मान लो कुछ भी आगे बढ़ गए, तो हम लोगों को मिल गए 5 and 30। उसका पूरा फार्मूला होता है, उसको सिंपल सा फार्मूला है, हम चाहें तो बता सकते हैं, बट उसको आप लोगों के काम के नहीं है। चलिए, तो हाँ, ये कुछ लॉन्गिट्यूड में ही तो डिफरेंस आया है, लॉन्गिट्यूड कुछ कम ज़्यादा हुए। लॉन्गिट्यूड इंग्लैंड के लॉन्गिट्यूड होगा 0 डिग्री, हम लोगों का लॉन्गिट्यूड होगा XYG, मान लो 83.5 डिग्री है। ओके, हम लोगों का लॉन्गिट्यूड। तो अगर 83.5 डिग्री है तो वो 83.5 डिग्री ट्रेवल करने में उसको 5 आवर लगे, ऐसे तो कह सकते हैं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 5 आवर लगे। तो ऐसे इंडिया का भी तो है, देखो इंडिया का इधर के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। तो क्या भैया यहाँ पर जो टाइम होगा सुबह वही यहाँ पर भी होगा? हमें ये चीज़ पता है, यहाँ पर फ्यूचर चल रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा फास्ट टाइप का चल रहा होगा, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर 12 बजते तो अपने यहाँ 5:30 बज चुके होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ये पीछे है, ये आगे होना चाहिए। ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। तो इनके बीच में एग्जैक्ट टाइम कितना डिफरेंस है, तो ये नोट कर लो, ये है 2 आवर्स का, ये है 2 आवर्स का डिफरेंस, याद रखना ये चीज़। ओके, क्या कर दिया हमने, कहाँ लिख दिया हमने ये? अच्छा, समझ में आ गई? ये बताओ पहले, मैं समझ में आ गया क्या? IST नैनी से पास होता है, इसे हटा देते। ओके, इतने की पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, जाओ महाराज सर, प्लीज़ लीव। ओके ना, अभी देखो, अब आ गए हम लोग अपने दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ईस्टर्न का मतलब पश्चिमी है, क्या बोल रहे हो? ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, साउदर्न का मतलब दक्षिणी, और नॉर्दर्न का मतलब उत्तरी। ये सबसे पॉइंट को इंडिया का नॉर्थ पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो 37 डिग्री है नॉर्थ में, उसे हम लोग इंदिरा कॉल भी बोलते हैं, वो लद्दाख में है, इंदिरा कॉल बोलते हैं, लद्दाख में। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री पर है, बिल्कुल नॉर्मल बात। देखो अभी हमने ऊपर बताया था 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री पास करता था इंडिया के सेंटर से, कुछ MP, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से पास करता था ना। तो अगर ये यहाँ से पास कर रहा मतलब कि ये 37 डिग्री है, तो बीच में ये भी आना चाहिए, और यहाँ पर अगर 8 डिग्री है तो यहीं के बीच में तो आएगा 23.5 डिग्री। ये भी बात तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना। ओके, हम फिर से भी बना देते इसे। ओके, अभी और अभी अगला क्या है, इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इंदिरा, इसको बोलते क्या? इंदिरा पॉइंट। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, याद रखना। यहाँ पर तमिलनाडु है, ऐसा करके इधर पे केरला है, तमिलनाडु के कोस्ट को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। हाँ, इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट को क्या है? ये वाला ईस्टर्न पॉइंट क्या है? ये वाला ईस्टर्न पॉइंट क्या है? ये वाला 97 डिग्री है। और इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट, ये वाला वेस्टर्न पॉइंट कौन है? ये वाला, ये क्या है? 68 डिग्री नॉर्थ। ओके, अब देखो एक चीज़ हम बताते हैं। जो ईस्टर्न पॉइंट है वो है किबिथु, उस एक गांव है, उसकी एक प्लेस है, ये अरुणाचल प्रदेश में। सभी को पता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं उसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ, अगर पता है, नहीं तो हम अभी बताने वाले हैं। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम लोगों का है ये वाला जो है, इसे हम लोग बोलते हैं गुहार मोटा, गुजरात में है। अच्छा, ये बताओ, इंडिया पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, बट कहीं पे इसका नाम LOC है, कहीं पर इसका नाम मैकमोहन लाइन है। क्यों है बताओ? अच्छा, हम अरुणाचल प्रदेश वाला बता देते हैं, उसका नाम LAC है और पाकिस्तान वाला LOC है। चलो इसको भी थोड़ा क्लियर कर दे क्या? आगे है बाय द वे, आगे लिखा है, पूरा हमने लिख रखा है। चलो उसको वहीं पर क्लियर करते हैं। LAC का फुल फॉर्म है और LOC
दोनों का हमने आगे पूरा अच्छे से बता रखा है। ओके ना, चलो चलते हैं अभी आगे। अगला क्या, हाँ अभी इधर वाले बाद में पढ़ेंगे। चलिए भुवनेश्वर, अब आ गई है हम लोगों की स्टेट और कैपिटल की बात। स्टेट्स कैपिटल क्या है, तो अभी स्टेट्स और उनके सीएम को देखा था, अब हम लोग स्टेट्स और कैपिटल को देखेंगे। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा मिजोरम की, एजवल ये इतनी तो ये रट लो, ये इतनी रट लो भाई, ना मिले ना तो कह देना, अगर आएगी तो ये पक्के पूछे जाएंगे यहाँ से। ये तो नॉर्थ ईस्ट पता नहीं फेमस है, और सच में होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट यूनिक कल्चर। ऑल्दो इंडिया पूरी डाइवर्स है, बट नॉर्थ ईस्ट की जैसा कुछ नहीं हमें लगता है, इतना प्यारा, इतना सब कुछ अच्छा। तो चलिए, तो मिजोरम की हम लोगों की जो कैपिटल है वो है एजवल। शिलोंग की, सॉरी मेघालय की शिलोंग है। त्रिपुरा की अगरतला है। मणिपुर इम्फाल। अच्छा, मणिपुर का अभी कुछ केस पता चला, देख रहे हैं मणिपुर में जो रिजर्वेशन है, अल्टीमेट मोटिव यही है, रिजर्वेशन वाला ही। ओके, रिजर्वेशन वाला ही कि हम लोग एक ये दर्जा हम लोगों को मिल जाए, एसटी हम लोगों को, शेड्यूल ट्राइब हम लोग बोल दिए जाए, है ना, वो वाला वहाँ पर। उसकी वजह से कितना सारा मॉब वायलेंस हो रहा है पूरा, यहाँ तक कि वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई है ना, नेशनल इमरजेंसी कहाँ, स्टेट इमरजेंसी, सॉरी माय मिस्टेक, स्टेट इमरजेंसी। ओके, अभी आगे हम लोग आते हैं। अगला क्या है, असम। असम की दिसपुर, अभी असम के बारे में बता रहे ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में। सिक्किम की गैंगटॉक है। अभी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा। ये सभी याद कर लो, यहाँ तक ये भी हैं नागालैंड वाले भी, ये हमने। अच्छा, बाकी के हमने क्यों नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि वो हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्योंकि उनके सभी को पता भी होंगे, उनकी सभी को पता भी होंगे। अभी लॉन्गेस्ट अगर नहीं पता है तो लिख डालो, 2 मिनट काम है, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। अच्छा, अब ये है लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। आप समझो इस चीज़ को। अभी हम लोगों ने अर्थ बनाई थी, हमने क्या कहा थी, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के नीचे वाला साउथ है, 0 डिग्री के ऊपर वाला नॉर्थ है। हम लोग मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो नॉर्थ में रहता है, तो हम लोग नॉर्थ को प्रेफर करते हैं। अगर हम कहीं पर कुछ नहीं लिखा और बता दिया बिना हेमिस्फेयर की, कौन हेमिस्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा नॉर्थ को ही प्रेफर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ में रहता है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर ऐसे 4th जोन में से डिवाइड कर सकते हैं, मान लो ये अर्थ है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर वाला नॉर्थ और ये, और इसके वाला ये। तो हम लोगों का इंडिया इधर है, नॉर्थ है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बसते हैं वैसे तो, अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोगों की इधर से 0 डिग्री मेरी टाइम 0 डिग्री इक्वेटर नहीं पास होता है। अभी लास्ट वाला हमने बताया था ना, लास्ट वाला 8 डिग्री होता है, तो 0 तो इसके नीचे आएगा ना, तो यहाँ का जब इंडिया का लास्ट पॉइंट ही यही है ना, तो कहाँ से आ जाएगा। चलो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर बता देना कमेंट में, हम इसका शॉर्ट वीडियो बना देंगे, भी लोग क्लियर कर देंगे। ओके, अभी तो लॉन्गेस्ट डे जो है वो इंडिया में वो कब होता है, 21 जून को होता है। इसे हम लोग नाम देते समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस, इसका नाम क्या है, समर सोलिस्टिस। यार हिंदी में हमें इसका ग्रीष्म करके कुछ होगा, पर आई डोंट नो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी वाला इतना मैटर भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हिंदी में ही हमें पूरा सीखने को मिले, तो फिर इंग्लिश आपका पूरा 20 नंबर का जाएगा। तो कोशिश करो कि अपना इंग्लिश वाला ही पूरा प्रेफरेंस लाओ। देखो सोचो, अगर सिर्फ एग्जाम निकालना है कि जीडी भी पास करनी है, बोलो बोलो, जीडी भी तो पास करनी है ना, उसमें तो ऐसा नहीं कहोगे कि हिंदी में चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, तो अपना एटीट्यूड ही वो लाओ। अभी तुम्हें मुश्किल पड़ेगी कि समर सोलिस्टिस क्या करेंगे, तुरंत गूगल कर लो, लिख लो, याद हो जाएगी। ऐसे वो कैब भी याद हो रही है, कितनी करना पड़ेगा देखो, करना अगर डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है, फिर नो इफ़ नो बट। ओके, शॉर्टेज डे जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो होगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। इसे हम लोग विंटर सोलिस्टिस कैसे, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो नॉर्दर्न की ही बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी पॉलिटी की बात हो जाती है। पॉलिटी में क्या है, बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ा है, मतलब एकदम से बोरोड फीचर पे कैसे आके, बोरोड फीचर हम बता देते क्या है। बोरोड फीचर का मतलब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत विविड है, जैसे हम लोग इंडिया वो है, हम लोगों के इंडिया कंट्री जो है वो बहुत डाइवर्स है, वैसे ही
कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों का डाइवर्स है। हम लोगों ने क्या किया, सीख सीख कर बनाया है। जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे कुछ, जैसे कि एम.एन. रॉय सर है ना, एक रेड्डी सर भी थे, मुंशी जी भी थे उसमें, अच्छा, और ऑफ कोर्स B.R. अम्बेडकर सर जी है ना, वो भी उसी में थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो जिसकी अच्छी थी, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ अच्छी थी उसको हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया। देखो बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अभी यहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे कि हमने उनसे चुराया ही, नो नो नो। हम लोग अच्छी आदतें सीखने में कोई बुराई नहीं होती है, और अच्छी आदत हम लोगों ने यहाँ से ली है। क्या ली है कि बोरोड फीचर हम लोगों ने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम लोगों की बात आएगी फंडामेंटल की, फंडामेंटल राइट पता है कितने अच्छे हैं। पहले तो 7 थे पर एक माइनस हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। 300 आर्टिकल 300 में डाल दिया गया है ओनली। ये एक लीगल राइट बस बचा है। ओके, तो इसे अभी हम लोग हटा देते हैं, हम लोग भी यहाँ से। तो फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब है कि प्रेसिडेंट को उनके पद से या फिर प्रेसिडेंट के टर्म के पहले उनको रिजाइन दिलवाना, या फिर जैसे कहते हैं ना बर्खास्त करवाना, वो उसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 याद कर लो, ये क्वेश्चन आता है। और रिमूवल ऑफ जजेज, जितने भी रिमूवल ऑफ जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सभी के टर्म कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, वो हम लोगों ने लिया USA से। अगला आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स। रिट्स क्या होती है, रिट्स देखो ऐसी चीज़ है, रिट्स पावर देती हैं कोर्ट्स को, रिट्स पावर देती हैं कोर्ट्स को कि आप क्या करो, दूसरे कोर्ट के ऊपर अपनी हुकूमत जमा सको। हुकूमत का मतलब है जिससे कि कोई अगर गलत काम हो रहा तो उसके ऊपर रोक लो। जैसे कहते हैं ना कि हाई कोर्ट ने इस मैटर पे स्टे लगा दिया, या फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने किस एविडेंस के सहारे इस मैटर पे आपने ज्यूरिडिक्शन किया है, तो हाई कोर्ट कह रहा होगा किसी लोअर कोर्ट से, तो उसको हम लोग कहते हैं रिट्स, है ना। जैसे एक पिक्चर बनी थी अभी जय भीम, उसको अभी अवार्ड भी मिला था। तो उसमें एक केस था हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी कहाँ है, मतलब कि पीटिंग क्या कहते हैं उसे, रिमांड में जब पुलिस के थे तो वहाँ पर जो क्रिमिनल था या फिर जो भी था एक्यूट था, उसको पीट कर डेथ कर दिया, और उसको बाद में कह दिया कि भागते वक्त इनकाउंटर हो गया, तो उसके ऊपर वो केस बना था। चलिए हम इतना सब कुछ इसको क्यों ही बता रहे हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, तो रिट्स क्या होते हैं, रिट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म और सिंगल सिटीजनशिप यूके से लिया, यूक्रेन कह रहे हैं, यूके से लिया, ब्रिटेन मतलब कि अंग्रेज़ों से ही हम लोगों ने ये चीज़ ली थी। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है हम लोगों के पास 2 हाउस होंगे, एक होगा लोअर हाउस, एक होगा अपर हाउस। ओके, 2 हाउस होंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब। ओके, नो अभी चलते हैं आगे। अभी आगे क्या है, DPSP का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब होता है कि स्टेट को किन किन चीज़ों पर काम करना होता है। तो कोई स्टेट होती है और एक सेंटर होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अभी बताया ना कि हम लोगों के पास 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोअर हाउस और अपर हाउस वाला आता है, सेम इसमें भी होता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो सेंट्रल में है और पूरे उसके ऊपर रूल कर रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो DPSP हम लोगों ने लिया आयरलैंड से, आयरिश से। ओके, अभी आते कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया, और देखो निभा कौन रहा है, यूक्रेन के लोग। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये FR कहीं पर भी लिखा हो तो फंडामेंटल राइट है, FD कहीं पर लिखा हो तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, जो फंडामेंटल राइट हम लोगों के सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, वो चीज़ हम लोगों ने ली जर्मनी से। अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने किए हैं, जैसे 101, 104, अभी हुआ 104, जिसमें हम लोगों ने EWS को
EWS को क्या दिया है, 10% रिजर्वेशन मिला है ना। तो 104th अमेंडमेंट था, तो अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिए हैं। डन इतनी चीज़। अच्छा, अभी आगे क्या है, अगला है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर क्या ऐसे कर दें, मन तो है कर देते हैं। चलो, 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसने सोशलिस्ट, सेकुलर और सोवरिन ये 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए थे। ओके, प्रियम्बल में ये 3 वर्ड इसने ऐड करे थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और सोवरिन। और टोटल 5 चीज़ें हैं, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सोवरिन है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक है। सोशलिस्ट का मतलब है हम लोगों के यहाँ पर एक पूरा लोग रहेंगे, कम्युनिटी में रहेंगे। सेकुलर का मतलब एवरी रिलीजन, और सोवरेन का मतलब है हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं चल सकता है, मतलब हम अपने डिसीजन सेल्फ ले सकते हैं। गवर्नमेंट कोई भी बाहर की जो पावर्स होंगी वो हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। रिपब्लिक का मतलब है हम लोग एक स्टेट हैं, मतलब स्टेट का मतलब यूनाइट हैं। हम लोग अपने इंटीरियर बाउंड्रीज में चेंजमेंट कर सकते हैं, पर बाहर से कोई कहे कि इंडिया ऊपर वाला अलग हो जाए, नीचे वाला अलग, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अभी हम लोग धीरे धीरे, डोंट वरी, पाकिस्तान हम लोगों में आने वाला है कुछ ही चंद सालों में, तो वो तब हम लोग कहेंगे अपने आप को। अभी भी हम लोग कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखना, अभी ऑफिशियली नहीं यूज करते हैं इस वर्ड को, बट बहुत सारे जो स्पीच देने वाले लोग हैं, बहुत जगह ऐसे हमने सुना देखा है कि वहाँ पर लोग बोल रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, रिपब्लिक, क्योंकि हम लोग यूनाइट है, हम लोग कोई बात तोड़ने वाला नहीं। और डेमोक्रेटिक मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और अगला क्या, टू द पीपल शायद, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब हम लोगों का पीपल का जो डेमोक्रेसी का मतलब है जो हम लोगों का यहाँ पर लोग हैं उसके हिसाब से चलेगा। अगर हम चाहें तो हम किसी को पीएम बनाएंगे, चाहें तो जो मेजोरिटी कहेगी उसी के हिसाब से बात चलेगी। चलिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने कहाँ से ली है, वो अगले वाले में था क्या, हाँ, तो इसे हटा देते हैं ना अभी। तो हम इसे क्या हटा दे, अभी नैनी वाला, ये याद है ना, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे हटा देते हैं ना। रूट तो कर ही लिया हुआ है, वो रूट करते चलना। ओके, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 51A में है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, 51A में है। अभी ये नहीं सीखना है कि 51A में क्यों है, 51 में क्या है, ये सब चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट है बस उतनी लिख रहे हैं। ओके, वरना फिर 51 में कुछ और है, 40 में कुछ और है, 44 में कुछ और है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, है ना। तो उनको सभी को फिर सीखना उतना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होगा फिर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग चीज़ें कर रहे हैं ना। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, टोटल है 11 है, और फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने रसिया से लिया है। ओके, फंडामेंटल राइट हम लोग के पास टोटल 6 हमने बताया था। पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो 12 से लेकर 35 तक आ जाते हैं, और ये हम लोगों ने USA से लिया है। DPSP हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। पार्ट 4 में आता है, देखो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, DPSP पार्ट 4 में, और ये आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल ड्यूटी राइट आ गए। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, तो 36 से लेकर 51 तक DPSP, और 51 में आप लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी आ गई। अब उसके आगे क्या आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट आ जाता है। यूनियन का मतलब फिर आ जाएगा प्रेसिडेंट, PM और बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में, सभी के बारे में एक एक चीज़ बनी हुई है। अच्छा, आप देखो इसमें हमने कुछ चीज़ ऐड कर रखी होगी, देखें इधर, हाँ हमने बता रखा है आगे ये चीज़ें। चलिए, क्योंकि आप देखो, आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब है तराइन का युद्ध, पहला सबसे पहला तराइन का वॉर कब हुआ था, 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अभी पृथ्वीराज चौहान सर
ओके नाउ सेकेंड बैटल कब हुआ था? 1192 में हुआ था। सेम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? स्लेव डायनेस्टी को 1206 में फाउंड किया, मतलब इसी ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 में किया था। इल्तुमिश इसके बाद इसका ये इल्तुमिश, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये राजा बना था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अभी उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ प्लासी याद रखना, ये बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1757 में 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखो दो युग होते हैं, पहला होता है एक शाक युग होता है, एक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है, एक शाक संवत होता है। तो शाक संवत जो है वो 78 AD, मतलब अभी AD अभी कुछ समय पहले, कुछ समय का मतलब है 2023 चल रहा है और उसमें 78 माइनस कर दो, इतने साल पहले ही शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था? मतलब कि ये 57 BC जो संवत विक्रम संवत है हम लोगों का, वो कहते हैं ना हम लोग अभी बहुत आगे जी रहे हैं, 3000 कुछ में जी रहे हैं ना। वो सही बात है, क्योंकि देखो BC में स्टार्ट हुआ था, मतलब बिफोर क्राइस्ट स्टार्ट हुआ था आफ्टर 10 में, और 100,000 ईयर तो वो हो गए अप्रोक्स है ना। 1000 ईयर वो पूरे प्लस में है हम लोग 1000 ईयर से 1021 तो 1021 ईयर्स प्लस में है। जो ये आजकल के कैलेंडर बताते हैं ना हम लोगों का हिंदी का कैलेंडर, 1021 ईयर्स आगे है इससे। ओके ना, इसको सबको अभी हटा देते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट। ठीक, अगला क्या है हम लोग पास? कुछ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, उसके फुल फॉर्म भी सीख लेते हैं। एक साथ ही लिख दिए ना इधर साइड हमने, ठीक है, अच्छा सामने मैनेज कर लिया है, बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में। हाँ, PDF का पहला आता, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है यहाँ पर। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं इसे, कैसे लिखते हैं, इसे हटा दूँ, यहाँ पर फॉर्मेट होगा। ओके, अपनी कॉपी में सही लिखना, यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने गलत लिखते हैं, सॉरी माय बैड। ओके, CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, SMS का होता है शॉर्ट मैसेज, इसका भी हमने नहीं लिखा, सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। और SOS का होता है सेव आरशिप, ये SOS मैसेज बस होता है ना, SOS 5 की कुछ पिन केयर हो तो SOS मैसेज चला आता है। SIM का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का लाइट एंड डायोड, पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर की स्पेलिंग देख लेना। IFC का होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, FSSAI का होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही पूरे देखना, आप कभी कोई पैकेट तक लेंगे तो इसमें पीछे FSSAI का लोगो बना होगा कि ये इसमें ये चीज़ है, ये इसके स्टैंडर्ड को पास करके बना है, सभी चीज़ें देखता है। वाईफाई का क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, फिडेलिटी से एक चीज़ याद आ गई, फिडेलिटी का मतलब होता है भरोसा, कहीं पे भी फिड वर्ड आ जाए, देखना कॉन्फिडेंट होता ना, तो फिड वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है भरोसे से रिलेटेड। तो चलो ये इंग्लिश का था, वो इंग्लिश का हम लोग करें वो वैसे भी कर रहे हैं, और इंग्लिश का ग्रामर सेशन का हम सोच रहे हैं ला दें। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर आप लोगों के लिए ग्रामर रूल का वीडियो 15 डेट के पहले 15 मई के पहले आ जाएगा, और उस ग्रामर रूल का हम प्रूव कर सकते हैं कि उससे प्रीवियस ईयर में भी पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, और इस बार के पेपर में भी आएंगे, क्योंकि वो उसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 100 and 120 रूल्स होंगे और ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इसमें कवर किया है। एटलीस्ट एयरफोर्स एग्जाम से में तो उससे बाहर नहीं जाने वाला, आई कैन गारंटी। ओके नाउ चलिए अभी चलते हैं इसरो के ऊपर। तो इसरो क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है, ये चीज़ में बड़ी हमें दिक्कत लगती है। इसरो का फुल फॉर्म है स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इजी है। ओके चलिए, और DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके
हमें एक क्वेश्चन आ रहा है, इसरो के चीफ कौन है इस वक्त? एस सोमनाथ, याद रखें। ओके, एस सोमनाथ इसके चीफ है। अभी हम लोग थोड़ा इधर साइड देख लेते क्योंकि इधर हम लोगों ने मिस कर दिया था। मिस कुछ भी नहीं होने देंगे। ओके, ला अभी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर फिर से मूव किए। वैसे हमने हिस्ट्री का हमने सब कुछ लिखा रखा है, मतलब एक हमने कॉपी, एक हमने पेज टाइप का भेजा था टेली पे, उसमें टाइमलाइन दे रखी है कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है। चलो, लाहौर सेशन जो हुआ था किसने प्रिसाइड किया था? नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, बस ऐसे रटते जाओ इनको, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आने होंगे इससे तो, बस इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया था? A.O. ह्यूम जी ने किया था। और कब किया था? 1885 में किया था, याद रखना। और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, किसके फर्स्ट प्रेसिडेंट? अरे कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष अभी कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे, याद रखना, मल्लिका अर्जुन खड़गे अभी बने थे, तो हो सकता है, याद रखना। ओके ना, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के थे वो कौन है? WC बनर्जी। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो बताना है एनी बेसेंट, जो 1916 में बनी थी। और जो फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट अगर पूछ दे तो सरोजनी नायडू जी थी, जो 1925 में बनी। तो यही आगे चलकर एक फर्स्ट गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर, देखते हैं अभी आगे, हमें भी डाउट है, शायद गवर्नर थी, जो फर्स्ट गवर्नर थी वो बनी थी, यूपी की बनी थी सरोजनी नायडू जी। ओके ना, अभी आते हैं डेंटिस्ट जो है, वो डेंटिस्ट क्या करते हैं? जो डेंटिस्ट देखते हैं ऐसे करके, ऐसे उनका एक वो होता है, ऐसे क्या है, अरे इतनी अच्छी ड्राइंग भाई, अरे नहीं यार, ऐसे करके होता है ना उनका चश्मा, वो ऐसे वो करते हैं। तो उसमें कौन सा वो मिरर यूज होता है? तो उसमें होता है कॉन्केव मिरर। व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। हेडलाइट में कॉन्केव मिरर होता है। हेडलाइट किसकी? गाड़ी वाली। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले जी ने उसका फाउंड किया था। भूदान मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देख चुके हैं, 1192 में हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल है क्या ये? हाँ ठीक है, माय मिस्टेक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ कलिंग का युद्ध 261 BC में, BC है, AD नहीं है, BC है, याद रखना। और ये किसने लड़ा था? ये अशोक ने लड़ा था। और इसके बाद से ही ये पूरा चेंज हो गए थे। अशोक द ग्रेट अशोक जो थे, इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। उसके बाद इन्होंने वॉरफेयर की, जो वॉरफेयर था उसे बंद कर दिया। वॉरफेयर का मतलब युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। तो उन्होंने इतना खून खराबा देखा ना, सब भूल गए, बेकार। फिर उन्होंने धम दिए। धर्म का मतलब अपने उपदेश दिए कि ये हमारे अंदाज में हमारे अनुकूल होना चाहिए, ये चीज़ें सही हैं। युद्ध सब बेकार है। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का आदर करो, महिलाओं का सम्मान करो, राजा की प्रशंसा ना करो। राजा की प्रशंसा का मतलब है जो चापलूसी करते वो ना करो। ये सब चीज़ें उन्होंने दी थी, बहुत सारी चीज़ें दी थी। गरीबों पर दान करो, कल्याण करो, ये सब चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे करके 14 धर्म थे उनके, है ना, 13-14 थे। लॉन्गेस्ट बोन जो अपने बॉडी में पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं। वो कहाँ पर पाई जाती है? थाई में। जो थाई है वो यहाँ कमर से स्टार्ट हो जाती है बोन, वो नीचे तक ऐसे पूरी जाती है। अच्छा, शॉर्टेस्ट जो बोन है वो कहाँ? स्टेपिस, इसे स्टेपिस बोलते हैं, कोई स्टेप्स बोलते हैं, जो भी हो। ये ईयर में है। ओके, ईयर का मतलब कान है, वो ईयर वाला ना समझ लेना। बहुत सारे अभी यहाँ पर लेजेंड होंगे जो कहेंगे ईयर, साल। अच्छा, ईयर से एक चीज़ याद आ गई, एक लाइट ईयर होती है। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है एनडीए का एनडीए का, और शायद इस बार भी पूछा है मतलब हर साल पूछ देते। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखना। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके ना, अब देखो, चलो अभी इधर पहले से देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं क्या, क्योंकि तो हम समझ गए हमने क्यों लगा रखी है वो चीज़। अब देखो, DRDO तक हो गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों की है। अब फर्स्ट वुमेन टू गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन सी थी? देविका रानी जी थी, जिनको पहला अवार्ड मिला था। कौन सा पहला अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये किस फील्ड में दिया जाता है? किस इंडस्ट्री में दिया था? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, याद रखना।
फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल जी थी, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव जी हैं। पहली गवर्नर, हमने कहा था ना अभी, गवर्नर सरोजिनी नायडू गवर्नर जी हैं। और पहली सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की हैं? यूपी की हैं, याद रखना, दोनों लोग यूपी बनी थी। अच्छा, वुमेन टू विन आ ओलंपिक मेडल, सबसे पहला ओलंपिक मेडल जो भी एक महिला ने जीता तो वो कौन सी थी? कर्नम मल्लेश्वरी। अच्छा, पहला नोबेल अवार्ड किस महिला को मिला था? वुमेन को मिला, मदर टेरेसा जी को मिला था। ओके, और नॉन इंडियन अगर पूछ दिया जाए तो ही मदर टेरेसा का आएगा नाम, और अगर इंडियन का पूछा जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम आना है ना। हम इसके ऊपर और डबल चेक कर लेंगे क्योंकि हमें याद है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहले इंडियन थे जिनको ये नोबेल अवार्ड मिला था। और पहला भारत रत्न किसको मिला था? वुमेन को। वुमेन, पहली वुमेन जिनको भारत रत्न मिला तो वो इंदिरा गांधी जी थी। और लेजेंड, सही बोले। हाँ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बता चुके हैं। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू, ये भी बता चुके हैं। अगला है फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे पहली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट में जो मिनिस्टर होती है ना, कहते हैं ना केंद्रीय मिनिस्टर हैं, जैसे कि हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो हम लोग एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं, ये सभी लोग। वैसे थी राजकुमारी अमृत कौर जी, वो हेल्थ मिनिस्टर थी। ओके, फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा जी थी, और हाई कोर्ट की लीला सेठ थी। अभी अगले चलते हैं, आगे क्या है? फर्स्ट फीमेल पीएम कौन थी? एवरीवन नोज, क्या हमें इसे बतानी पड़ेगी? इंदिरा गांधी जी हैं। और सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, अभी ऊपर हम बता चुके हैं, यूपी की थी। अच्छा, अब 3 हिल्स आती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं गारो, खासी, जयंतिया। अब ये याद रखना, ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनके नाम पे रखा गया है। तो वो कहाँ पर? मेघालय में है, बस इतना याद कर लो। मिकीर और रगमा कहाँ पर है? असम में है। डैफला, मिरी, और ये कौन सी है? अबोर और मिसमी, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये हिल्स के नाम है। और हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया के अनाईमुडी है। और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया केतु या फिर कंचनजंगा में से कोई एक चीज़ दिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट नहीं लिखना, माउंट एवरेस्ट नहीं लिखना। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। अच्छा, अब जब अगर हम लोगों ने इंडिया का देख ही लिया तो थोड़ा इधर का भी देख लेते हैं कि अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? राइस हिल्स है। विंध्याचल की हाईएस्ट पीक सद्भावना हिल्स है। सतपुरा की धूपगढ़ है। वेस्टर्न घाट की अनाईमुड़ी, तो मतलब कि जो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडियन की, वो कहाँ पड़ती है? वेस्टर्न घाट में पड़ती है। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट अगर क्या अभी भी बताना पड़ेगा? देखो सोचो, थोड़ा सा जूम करके इधर समझा देते हैं। ये अपन का इंडिया था, अब क्या आ रहा है? भारत। ये हम लोगों का ईस्टर्न घाट है, ये वाला वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर ये जहाँ ईस्टर्न घाट है, पहाड़ी, ईस्टर्न घाट का मतलब पहाड़ियाँ हैं ऊपर ऊपर ऊपर, ये भी पहाड़ी हैं, मतलब माउंटेन्स हैं। ये यहाँ पर मिलते हैं आकर, इसे कहते हैं नीलगिरी। इसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी के पर्वत यहाँ पर मिलते हैं आकर, वो। ओके, अच्छा, लेट मी करेक्ट, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो क्या ये वो वही नीलगिरी है जहाँ पर शायद किसी हमने देखा था, किसी मतलब कि छोड़ो या रामायण का कुछ याद आ गया, पता नहीं कैसे। लीव इट। हाँ, तो ये नीलगिरी में ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं आकर। तो ये वाले जो घाट होते हैं यहाँ पर, जो ये महाराष्ट्र केरला में सभी मिलते हैं जाकर, वो क्या होते हुए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखना। इंडिया की कंचनजंगा या फिर केटू होगा। वेस्ट तो फिर ईस्टर्न घाट की क्या है? ईस्टर्न घाट की जिंदागढ़ है। नीलगिरी हिल्स की सबसे बड़ी है डोडा बेटा, अभी नहीं बताया। नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स पड़ते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? डोडा बेटा है। अच्छा, हाईएस्ट पीक अब इंडिया की देख ली तो इंडिया के जो बाहर पार्ट है, इंडिया का ना होकर भी इंडिया का पार्ट है, वो है आइलैंड। वो आइलैंड कौन कौन है? नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक है। मिड अंडमान की माउंट डियावलो है। और जो साउथ अंडमान है उसके माउंट कोआब है। अच्छा, ग्रेट निकोबार की जो है माउंट ठुल्लर है।
अच्छा, इनमें से भी अगर पूछे, हमें नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, फिर भी हम बता देते हैं। अगर इनमें से पूछ दिया जाए कि नॉर्थ अंडमान, मिड अंडमान या फिर साउथ अंडमान में सबसे ऊंची कौन है, तो वो सैडल पीक है ना, याद रखना। ठीक है, अभी चलते हैं अब आगे। अब हम लोग आ चुके हैं थोड़ा से आगे, हेड क्वार्टर पे। ओह, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। गॉट इट मेन प्लेस। भैया क्या जल्दी जल्दी कुछ करना है, ये बहुत सारा है। ओके ना, चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे। 2 घंटे का ही तो लेक्चर हो सकता है। वो कितना होगा, हियर वी गो। अभी छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना। देखो, अब हेडक्वार्टर हम लोग, वेना याद आया कुछ? वेना क्या थी? ऑस्ट्रिया की हाई कैपिटल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ओके, तो ओपेक जो है, ओपेक वो क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर वेना में है। WHO, WTO, WLO है। WLO, ये WLO नहीं, ILO होगा, सॉरी। यहाँ पर ILO कर लो। ओके, जो इसमें हमने भी WLO कर दिया, यहाँ पर ILO कर लो। ओके, यहाँ पर ILO कर लो। ठीक, ILO तो हो गया। यूनेस्को होना चाहिए। ये हमने क्या किया है आज, यहाँ पर यूनेस्को कर लो। ओके, यूनेस्को। ओके, तो यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और IOC का लोरेसिया होना चाहिए था। ओके, लोसेन, अच्छा हाँ, लोसेन स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड याद रखो, बाकी चीज़ें भूल जाओ, कोई बात नहीं, इतना डीप में नहीं पूछेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर हेडक्वार्टर देख रहे हैं तो इधर वाले भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को का अभी हम बता चुके हैं, पेरिस में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पेरिस में है। ये भी चलेगा क्या? नहीं चल रहा ना, ये सब ये यूज़ नहीं हो सकते ना, ये सिर्फ टाइपिंग वाले में यूज़ कर सकते हैं। इतना टाइप करने में तो हाथ डील हो जाते भाई, हमारे पास पूरी वो तो है नहीं। हाँ, तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पेरिस में है। ILO, WHO और WTO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का फ्रांस में है। नाटो का ब्रुसेल्स में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ओके, अच्छा, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एरिया वाइज भी एशिया है, पॉपुलेशन वाइज भी एशिया ही है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे हैं देश वगैरह, ज़्यादा देश है। ओके, अभी आ जाते हैं इधर साइड। अब हमने बताया था ना, मैकमोहन, LOC, LAC सब देखो आ गया था। तो इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। यार एक सेकेंड, फिर तो भैया एक चीज़ दिक्कत हो गई हमें, क्या कि फिर LOC किसके बीच में है? जो इतना मुख्य वजह है LOC, ये किसके बीच में है? तो हमने कहा ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। बट ये कहाँ पर? JNK लद्दाख में है। JNK और लद्दाख में LOC है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या लिख दें? लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बाकी के नॉर्मल जैसे गुजरात की है, जो गुजरात, राजस्थान है, जहाँ पर पंजाब है, वहाँ का भी एरिया शेयर करता है ना पाकिस्तान से, वहाँ पर भी तो शेयर करता है इंडिया। वहाँ पर रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे। अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा है? उसे हम लोग मैकमोहन बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन है। और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड है। इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है। अच्छा, लिख रखा हमने, चलो बता दिए, हमने कहा बता देते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है। अच्छा, तो फिर मैकमोहन लाइन अगर इंडिया चाइना के बीच में है तो LAC क्या है? LAC तो फिर
क्या ही कहें हम, है ना। तो LAC का क्या है, तो LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल और कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, वो एरिया जहाँ पर इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो वहाँ पर LAC बोलते हैं, ना कि मैकमोहन लाइन बोलते हैं। नाउ आप देखो यहाँ पर कुछ हमने फैक्ट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, रेशियो विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग क्या है, 2:3। अब से देखो लेंथ रेशियो विड्थ जो इंडिया के फ्लैग का होता है वो कितना है, लेंथ कितनी होती है, 3 होती है, और ये कितना होता है, 2 हो सकता है। अब ये रेशियो है, तो मतलब कि अगर हम बड़ा करना चाहें तो इसे हम 6 कर दें, इसे 4 कर दें, फिर भी ये सही रहेगा। मतलब कि इतना बड़ा फ्लैग बनाओ जिसकी लेंथ हो 60 मीटर और ब्रेथ हो 20 मीटर, तो ही हो सकता है। अगर वो ऐसा कर दे 20 से हम लोग 30 कर देंगे तो इंडिया का फ्लैग वो नहीं होगा, इंडिया का फ्लैग नहीं होगा, ऊपर से इंडिया के फ्लैग की रिस्पेक्ट भी होगी। ओके नाउ अभी तो चलते हैं आगे। ये याद रखना लेंथ से, ये विड्थ से लेंथ का रिलेशन लिखा है तो हमने 2:3 लिख रखा है। अगर लेंथ से विड्थ का लिखेंगे, ये विड्थ से लेंथ का है, तो अगर लेंथ से विड्थ का लिखेंगे तो 3:2 हो जाएगा। ओके LAC LOC सब समझ में आ गया क्या? अगर आ गया है तो फिर भाई लिख लो अच्छे से। अच्छा जो फ्लैग होता है वो तो सभी पता है कि 24 स्पोक्स होती है, इसमें तिल्लियाँ होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं आप लोगों के फ्लैग में, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक चक्र बोलते हैं। ओके अब देख लेते हैं लार्जेस्ट कंट्री इस वर्ल्ड में क्या कौन सी है, रसिया है, उसके बाद कौन सी, कनाडा है, उसके बाद चाइना है, इंडिया आती है 7वें नंबर पे। कहाँ कर रहे हैं, इंडिया आती है 7वें नंबर पे, और ये इंडिया जो है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं, लैंड, सॉरी माय मिस्टेक, लैंड 2.4% ऑफ द लैंड शेयर करता है। ओके वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है तो 2.4% लैंड इंडिया का है। ओके अच्छा राजस्थान, अच्छा इंडिया में भी अगर देख लिया जाए तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज स्टेट ऑफकोर्स यूपी है। यूपी के अगर बच्चों को भी सर मेजर गौरव आर्य सर कहते हैं ना कि अगर यहाँ के स्कूल के बच्चों को भी छोड़ दो तो पाकिस्तान में राज कर लेंगे, वही हाल। तो इतना ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुके हैं अभी इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू हिट 140 बिलियन पॉपुलेशन है ना। और राजस्थान क्या है, लार्जेस्ट है स्टेट वाइज लार्जेस्ट है स्टेट, जो कि एरिया वाइज है। सॉरी क्या हमने प्रोनाउंस किया अभी हमें भी नहीं पता चला। हाँ राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और वो इंडिया में। ओके अच्छा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है और मोस्ट पॉपुलेटेड अभी पीछे बता चुके। स्मॉलेस्ट कंट्री क्या, वेटिकन सिटी है। याद रखना वेटिकन सिटी की कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है। अभी हमने पीछे उसमें लिखा नहीं था कैपिटल, जब कंट्री के बारे में हो रहा है तो इसकी कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है, याद रखना ये चीज़। ओके चलो अभी आगे आते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, अभी हम ऊपर बता चुके कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन्फोर्स हुआ था, जो सबसे पहली बार इन्फोर्स हुआ था 26 नवंबर 49 को हुआ था। अच्छा अब चलो एक कहानी बताते हैं, एक सेकेंड बस रुकना वेट अजीत को। ना तो हम कहानी ऐसी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने सबसे पहले इन्फोर्स कर लिया था कि 26 नवंबर 1949 को, बट जस्ट 30 साल पहले, 30 या 20 साल पहले, 20 साल पहले हुआ क्या था, रावी नदी किनारे नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग की थी कब, 1929 में। किसने,
नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया, और वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी का दिन था। वो दिन कौन सा था? 26 जनवरी का दिन था। तो उसी को कहते हैं ना कि उसको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए, उस चीज़ को सम्मान देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली एडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ जन को 1950 को, 26 ऑफ जन 1950 को। ओके, तो ये इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी। कहते हैं ना कि इसी दिन क्यों किया गया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर इट्स ओन रीजन, है ना। ओके ना, अभी चलते हैं। एट स्टार्टिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, तब क्या हुआ था? 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 14 लैंग्वेज थी। ओके, अभी 400 प्लस आर्टिकल हो गए हैं, 8 से 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12 ये सभी अमेंडमेंट से ऐड किए गए होंगे। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर कोई नई चीज़ ऐड कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। और 14 से 22 लैंग्वेजेज हो गई अब। ओके ना, अब आ गए वो इस चीज़ पे। लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस, यूनिट है डिस्टेंस की, पार्सेक डिस्टेंस की, ओम रेजिस्टेंस की, एम्पियर करंट की, वोल्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, ये वर्ड भी इस बार दे सकता है। ओके हाँ, ये चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी। जैसे कि अभी एक कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन दिया था उसने कि फ़ैन को कंट्रोल किससे करते हैं, सोचो। और उसमें ये क्वेश्चन आ रहा, फ़ैन को स्पीड कम ज़्यादा करने वाली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर बहुत सारे लोग नहीं पता होता। रेगुलेटर, मॉड्यूलेटर और 2-4 ऑप्शन थे, लो हो गया। रेगुलेटर सभी बोलते हैं, रेगुलेटर नहीं होता, मॉड्यूलेटर होता है। भाई कसम से ऐसे क्वेश्चन आ रहे होता है। और कहते हैं ना कि उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी वो दिन चले गए ना कि 5 दिन पहले ये फोर्स पढ़ा और हो गया। अब उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती भाई, पक्का है। एक्स ग्रुप वाले की तो पक्का होना ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी, है ना। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की है वोल्ट। ओम मीटर किसकी रेजिस्टिविटी की है? क्या हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें? अगर 1-2 एक्स ग्रुप वाले भी होंगे तो याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या होती है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी होती है, ये एरिया होता है और ये लेंथ होती है। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी तो क्या करेंगे हम? रेजिस्टेंस एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे और लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है, इसकी मीटर होती है। अब मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, तो ओम मीटर किसकी आ जाएगी? रेजिस्टिविटी इक्वल में बची थी, इसको हम पूरे को हटा देते हैं। अभी अगर ना समझ पाए हो तो फिर से देख लेना। ओके, तो ओम मीटर किसकी? रेजिस्टिविटी की। मीटर वेवलेंथ की क्या है? मीटर है। डायोप्टर पावर ऑफ लेंस किया है, कहते हैं ना, इसके माइनस में पावर है, इसके चश्मे की प्लस में पावर। तो प्लस में कितने डायोप्टर है, ये क्वेश्चन असली में होता है। ओके, तो डायोप्टर में उसकी लेंस की पावर देखिए। डेसिबल है साउंड की, लाउडनेस ऑफ साउंड। केल्विन टेम्परेचर की है, केल्विन टेम्परेचर की है। सेल्सियस भी टेम्परेचर की होती है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर की होती है। ओके, फ़ारेनहाइट। ओके, क्या हम इसका फॉर्मूला लिख दें? फ़ारेनहाइट और इसके रिलेशन। ओके, लिख देते चलो। केल्विन माइनस 273.15 अपॉन में 100 और इक्वल में फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ये फॉर्मूला होता है। अब सोचो, देखो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ओके, इसको और इसको इक्वल में कर लेंगे। इससे केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना तो इसको इक्वल कर लेंगे। अगर सेल्सियस और केल्विन को यूज करना तो इन दोनों को इक्वल में यूज कर लेंगे, इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। याद रखना, सेल्सियस दिया होगा, केल्विन पूछा होगा तो क्या करेंगे? 100 से 100 कट हो गया और सेल्सियस में इसको ऐड कर दिया। कमेंट नीचे करके बताओ क्या इसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर इसके कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं, चाहिए होगा तो हम बता देंगे। ओके, क्योंकि हम ये क्वेश्चन एक्स ग्रुप में आने के 4 चांस होते हैं, वो
वहाँ पे होता है ना थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर, उसमें पूछने के चांसेस होते ज़्यादा। अभी हम लोग आते हैं आगे। तो हमने बता दिया, अब एक हम और बता देते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो केल्विन है वो भी एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि टेम्परेचर भी है। अब जूल, ओके, और ये सब उसकी यूनिट है, क्या नाम उसका, एनर्जी की, जूल हो गई। और होता था एक, हाउ कुड आई जूल, अर्ग, एक और होती है, दिमाग से स्लिप हो गई, तो सॉरी, कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब मीटर पर सेकेंड का क्या होता है, वेलोसिटी किसी भी चीज़ की हो, मीटर पर सेकेंड उसका फॉर्मूला सॉरी यूनिट होती है। मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन की होती है, बार प्रेशर की होती है। ओके, नाउ अभी कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। देखो इस वाली स्लाइड पे बहुत अच्छी स्लाइड है, हमें लगता है इससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा। हाँ, इसमें पक्का फंसेगा, पक्का। नॉर्मल स्लाइड है नहीं ये। प्रेशर किससे मेजर करते हैं? अब यहाँ पर मेजरमेंट, यहाँ पर हम मीजरिंग डिवाइस बताएंगे। ये सभी मीजरिंग डिवाइस हैं, और इधर पे क्या चीज़ मेजर की जाती है, ये वाला गया ना, ये अभी कोस्ट गार्ड में पूछा था। ओके, हमने इसकी पूरी लिस्ट बना के वैसे टेलीग्राम पे डाल दिए, कहोगे तो पिन कर देंगे फिर से। प्रेशर पे बैरोमीटर, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर, विंड स्पीड एनोमीटर और डेप्थ ऑफ द सी फेडोमीटर से मेजर करते हैं। डन, अगर डन हो गया तो फिर हम लोग इधर बढ़ते हैं। ओके, अब देखो एसिड, हर कुछ चीज़ें होती है जिसमें एसिड होता है। तो एप्पल में एसिड होता है कौन सा, उसका नाम होता है मैलिक। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है। अच्छा, एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं इथेनोइक एसिड, याद रखना, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला सी, हटाओ इसे जरा, अरे CH3 और COOH, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इथेनोइक एसिड का। डन। तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, देखें है ना, इसको हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया, लिख लो, पता नहीं क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए। हाँ, एन टेस्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके, ग्रेप्स में क्या होता है, ऑरेंज, ग्रेप्स, अरे ग्रेप्स में ऑरेंज होते हैं, ग्रेप्स ऑरेंज या गुआवा में साइट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स ऑरेंज या गुआवा में साइट्रिक एसिड होता है, इसी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और ये होता है विटामिन सी में। विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। और याद रखना, विटामिन सी की कमी के लिए जो ये टेबलेट और ये देते हैं ना, इससे बढ़िया है गुआवा खाओ, विटामिन सी की कमी हो जाए कम। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, याद रखना। अच्छा, एक इसमें मिल्क में बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है, वो भी पाया जाता है मिल्क में। और मिल्क में देखा था, लैक्टोमीटर से मिल्क की प्योरिटी को भी मेजर कर रहे थे। ओके, अब आते हैं आगे। अब कुछ फार्मूला है जो हम लोगों को याद होने चाहिए। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, इसमें हो सकता है .10H2O भी लगा कर दे दे, ऐसे करके दे दे .10H2O, तो उसका मतलब होता है वो हाइड्रेटेड है, ये डॉट है, वरना उसे वो समझ ली। बेकिंग सोडा का NaSCO3 होता है, जिप्सम का CaSO4.2H2O, ये 2 है, यहाँ पर POP में हाफ होता है, याद कर लो ये चीज़, POP में हाफ और जिप्सम में 2, ठीक। कैल्शियम सल्फेट इसे बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसे मीथेन बोलते हैं, मार्स गैस मीथेन भी बोलते हैं। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसे बोलते हैं, वैसे नाम तो इसका होना चाहिए डाई
नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, अब आते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी ये वैसे कब हुई थी? शायद 1983 में हुई थी कि 85 में हुई थी, जरा हमें बताना। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजिडी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी रोटन गैस में, रोटन एग में। देख रहे बहुत टाइम हो गया अभी बोलते बोलते, मेरी टंग स्लिप हो रही है। क्या इसको 2 पार्ट में कर दें वीडियो को? शुड आई कि एक ही पार्ट में कर लेते हैं, 2 पार्ट में अपलोड कर देते, फिर उसको एक साथ में करके एक पार्ट बना देंगे। हाँ ये करते हैं ना, क्योंकि इट इज़ टू लेट एंड ओके अभी करते हैं, अभी तो कर ही रहे हैं। रोटेन एक को क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। कार स्मोक जो होते हैं ना, कार में धुआं वगैरह निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन होता है। स्प्लीन एक जगह है अपनी बॉडी में, उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। सोचो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 8 स्लाइड की हैं और कितनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, सोच रहे हो? अभी हम लोगों ने एयरफोर्स नेवी इनके बारे में नहीं पढ़ा है, अभी आने वाले होंगे ना आगे, बहुत ही पास में है हम लोगों की चीज़ इनके बारे में। देखो विटामिन सी विटामिन ए सभी के बारे में लिख रखा है यार हमने, डोंट वरी। लाइट के बारे में बता रखा है, डेजर्ट कौन से हैं, HIV वायरस, टाइफाइड, और ये पूरी टाइमलाइन दे रखी है कि ये बॉम्ब कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किसने कौन सा स्लोगन दिया था, कौन सा डे कब होता है, लार्जेस्ट डैम कहाँ पर है, सब कुछ लिख रखा है, डोंट वरी। मतलब इस वीडियो के बाद में आई गारंटी कि शायद है कि कोई ऐसा जीके क्वेश्चन आए, जीके क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री का नहीं बोल सकते, वो हिस्ट्री लास्ट टाइम भी बहुत डीप पूछी थी और आप लोग ना कर पाए, बिलीव मी। बस एक चीज़ अभी इसमें मैंने मिस रखी, जो वेद है उनके बारे में मिस रखा, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, डोंट वरी। और अभी हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम लोगों का 8 स्लाइड तक हो चुका है, हम लोग अभी नेक्स्ट आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डोंट वरी। पूरा मतलब ये करने के बाद से क्या आप बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद कहीं आने वाला है? नहीं ना, देखो सोनार, रडार, ओडोमीटर, एनोमीटर सब कुछ कर चुके, दोबारा भी करने वाले हैं। स्टमक में कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। बैटरीज में H2SO4 होता है। गैस येलो लैंप में कौन सी गैस होती है? सोडियम गैस होती है। जो प्लेन मिरर के वजह से इमेज बनती है वो कैसी होती है? इनके हेडक्वार्टर अभी ऊपर कर चुके, कुछ बचे होंगे जिनके हम लोगों ने नहीं किए होंगे, उसके हम लोग कर लेंगे। सभी चीज़ें डाल रखी, तो हम लोगों ने बस 10 स्लाइड रह गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें बताना, और इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। और इस पर अगर जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतना ही मेरे ऊपर कहते हैं ना लव का प्रेशर बन जाएगा, आप लोगों के लव का प्रेशर बन जाएगा कि हाँ जल्दी से पार्ट 2 इसका अपलोड करो, तो हम इसका पार्ट 2 फिर अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास हैं अभी। और इंग्लिश का ख़ास तौर पे इंग्लिश का ग्रामर अगर चाहते हो, वो कैब का तो डालते रहेंगे, ग्रामर का पार्ट अगर चाहते हो तो अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स दो, फिर हम बताते हैं कि कैसे ग्रामर पढ़ जाते हो। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और पढ़ाई करते रहो। सब कुछ नोट कर लो, पहली बात कोई मिस नहीं करेगा। देखो हमने यहाँ पर कोई वैसी बात नहीं कि बस नोट करो अच्छे से, और नोट करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। बाकी की चीज़ें सभी चीज़ें टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाओ। और भाई पेपर आसान ही आने वाला है, डोंट वरी, हम लोग बहुत कर चुके हैं। ओके डन, ओके, थैंक यू एवरीवन।